जय जोहार संगी हो। मैं हरिओम साहू आप सभी का स्वागत करता हूं अपने और आप सभी के YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम वाकाटक वंश और गुप्त वंश को कवर करेंगे। उसको अच्छे से समझने के लिए आप पहले इस मैप को समझ लीजिए। देखिए, ये छत्तीसगढ़ का मैप है। हम लोग जो जानते हैं, जो हम लोग की साधारण जानकारी है वो ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक के एरिया को, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ को, जो वर्तमान का पूरा छत्तीसगढ़ है, इसको हम दक्षिण कौशल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और समझते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो है दक्षिण कौशल है, पर ऐसा नहीं था। प्राचीन इतिहास में जब जाते हैं तो ये जो देखिए मैंने जो लाइन खींच रखी है, ये धमतरी के सिहावा पर्वत के पास की लाइन है। और सिहावा पर्वत से नीचे जो बस्तर का एरिया है, यहाँ तक का एरिया महाकांतार कहलाता था। और यहाँ से जो ऊपर है ये कहलाता था दक्षिण कौशल। तो दक्षिण कौशल यहीं तक था। इसके नीचे जो था ये एक अलग क्षेत्र हुआ करता था, अलग राज्य क्षेत्र, महाकांतार क्षेत्र। ठीक है, अलग अलग समय पे इसके अलग अलग नाम बदलते रहे हैं। ठीक है, तो आज हम जो वाकाटक वंश और गुप्त वंश के बारे में जो पढ़ने वाले हैं उनको देखिए। ये जो यहाँ पर ये बालाघाट का एरिया है, मालवा के पठार से लेके जो बालाघाट का एरिया था, यहाँ पर फैला हुआ था जो इनका शासन वाकाटकों का। और ये जो उत्तर है, जो मगध का जो एरिया है, यहाँ पर गुप्त वंशियों का शासन था। इस क्षेत्र में हमेशा बहुत बड़े बड़े राजवंशों ने शासन किया है। चाहे आप महाभारत कालीन जरासंध को लीजिए, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य को लीजिए, या गुप्त साम्राज्य, सभी बड़े बड़े शासक यहीं मगध में हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जिस समय गुप्त वंशियों का शासन था, उसी समय यहाँ पर वाकाटकों का शासन था। और उसी समय इस बस्तर के क्षेत्र में नल वंशियों का शासन चल रहा था। ठीक है, तो गुप्त वंशी बहुत बड़े साम्राज्य थे, उनसे कोई उलझना नहीं चाहता था। लेकिन ये जो वाकाटक हैं, ये भी बहुत बड़े साम्राज्य थे और नल वंशी भी काफ़ी शक्तिशाली शासक थे। तो नल वंशियों और वाकाटकों में हमेशा युद्ध होते रहे हैं। छोटे छोटे युद्धों की संख्या तो इनकी तो कोई गिनती नहीं है, बड़े बड़े युद्ध भी इनके बीच निरंतर होते रहे हैं। इन तीनों के बीच क्या अंतर संबंधित घटनाएं घटी हैं, आज हम उसका अध्ययन करते हैं। शुरुआत करते हैं वाकाटक वंश से। देखिए, वाकाटक वंश, इनका जो पूरा शासन काल है 2री से 5वीं ईस्वी शताब्दी तक रहा है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, विंध्य पर्वत है, विंध्य के आसपास के क्षेत्र को जीता। ठीक है, और आसपास के क्षेत्रों को जीतने के कारण, विंध्य के आसपास के क्षेत्रों को जीतने के कारण जो यहाँ के शासक हुए उनका नाम पड़ा विंध्य शक्ति। ये जो विंध्य शक्ति हैं, ये संस्थापक राजा हैं। ठीक है, उनके बाद इन्होंने तेजी से आसपास के क्षेत्रों को जीतना शुरू किया। बाद में इनके पुत्र हुए प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन प्रथम ने इस राज्य को इतनी तेजी से विकसित किया कि इन्होंने क्या किया, जो सातवाहनों का जो काल था, उस समय सातवाहनों ने जितने राज्यों को जीते हुए थे, अब धीरे धीरे उनका पतन शुरू हो चुका था। तो जहां जहां उनकी शक्ति क्षीण होती जा रही थी, उन सभी क्षेत्रों पे ये अपना कब्जा करते चले जा रहे थे। ठीक है, तो प्रवरसेन प्रथम इन्होंने सातवाहनों के पूरे राज्य पे अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, मैंने बताया था कि सातवाहनों का शासन कहाँ कहाँ था, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तक उनका शासन था। इन सभी क्षेत्रों पे वाकाटकों ने अपना अधिकार जमा लिया। अब वो छत्तीसगढ़ और कलिंग की ओर रुख करने वाले थे। तो ये जो पृथ्वीसेन प्रथम थे, छत्तीसगढ़ में अपना शासन स्थापित करने वाले प्रथम वाकाटक थे। ठीक है, ये इतने प्रतापी और पराक्रमी राजा थे कि इन्होंने 4 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। दोस्तों, अश्वमेघ यज्ञ में क्या होता है, अश्वमेघ यज्ञ करने वाला एक घोड़े को स्वतंत्र छोड़ देता है, और घोड़ा चाहे जितने भी राज्यों से गुजरे, किसी दूसरे के राज्य से भी गुजरे, अगर दूसरे राज्य के राजा ने उस घोड़े को नहीं रोका तो ये मान लिया जाता है कि उसने अश्वमेघ यज्ञ करने वाले राजा की अधीनता स्वीकार कर ली है। ऐसे ऐसे इन्होंने 4 अश्वमेघ यज्ञ किए और 1 वाजपेय यज्ञ किया। इनसे इनके पराक्रमी होने के बारे में पता चलता है। ठीक है, इन्होंने काफी क्षेत्र को जो है वाकाटकों के अधीन किया और राज्य को इतना बड़ा कर दिया कि उसको सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए 4 प्रमुख शाखाओं में बांटना पड़ा। ठीक है, उसमें से जो 2 प्रमुख शाखाएं थी, एक तो नंदीवर्धन शाखा
जो कि आज का नागपुर का क्षेत्र है, और दूसरा वत्सगुल्म शाखा जो कि आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ के एक तो दक्षिणी भाग में है आंध्र प्रदेश वत्सगुल्म शाखा, और जो पश्चिमी भाग में है नंदीवर्धन शाखा। ये दोनों का छत्तीसगढ़ में स्पष्ट रूप से शासन रहा है। ठीक है, तो प्रवरसेन के पुत्र हुए रुद्रसेन। इन्होंने जो खास काम किया वो क्या था कि इन्होंने गुप्त वंशियों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। इस मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने में दोनों के अपने अपने लाभ थे। पहला लाभ क्या था कि जो वाकाटक हैं उनके राज्य के पश्चिमी क्षेत्र, और पूरे भारत के हिसाब से देखें तो जो दक्षिण पश्चिम का एरिया, यहाँ पर विदेशियों का शासन अधिक था। शक, हूण, कुषाण, इन सभी का, जो वाकाटकों को भी और गुप्त वंशियों को भी बहुत तंग करते थे। तो जब गुप्त वंशी अपने दक्षिण विजय के अभियान पर निकलने वाले थे, तो ऐसे में उनको एक शक्तिशाली साथी की जरूरत थी। इसीलिए उन्होंने वाकाटकों से मित्रता की, और वाकाटकों को भी गुप्तों की मित्रता की बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि विदेशी जो इनको लगातार तंग कर रहे थे, इन दोनों की सम्मिलित शक्ति से ही उनका नाश किया जा सकता था। ठीक है, तो रुद्रसेन प्रथम के इस प्रयास को उनके पुत्र पृथ्वीसेन प्रथम ने आगे बढ़ाया। ये एक बहुत ही धर्मात्मा राजा थे, और इनको वाकाटकों में युधिष्ठिर की संज्ञा प्राप्त है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, अपने पिता के नक्शे कदम पे जो है आगे चले, और अपने पुत्र रुद्रसेन का विवाह गुप्त वंश के जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, जिनको विक्रमादित्य कहा जाता है, उनकी कन्या प्रभावती से उन्होंने अपने पुत्र का विवाह कराया। देखिए, मैत्री जो केवल मैत्रीपूर्ण संबंध थे, अब वैवाहिक संबंधों में जो है स्थापित हो चुके हैं। इस संबंध से दोनों के जो आपसी संबंध थे वो और प्रगाढ़ हो गए, और दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हुए राज्य विस्तार करने लगे। ठीक है, तो उसके बाद पृथ्वीसेन प्रथम के बाद उनके पुत्र रुद्रसेन द्वितीय का शासन स्थापित हुआ। रुद्रसेन का विवाह प्रभावती से हुआ है। ठीक है, और प्रभावती के कहने पर अभी तक देखिए क्या हुआ, जो वाकाटक वंश के थे ये सभी शैव धर्म को मानने वाले थे, लेकिन जो प्रभावती है गुप्त वंश से आई हैं, और हम सभी को मालूम है कि गुप्त वंशी वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। तो इन्होंने रुद्रसेन को जो वैष्णव धर्म अपनाने के लिए बहुत प्रेरित किया। तो अपनी पत्नी प्रभावती के कहने पर इन्होंने शैव धर्म को छोड़ के वैष्णव धर्म अपना लिया। दोस्तों, धर्म एक ऐसी चीज है जिससे हमारा पूरा जीवन जुड़ा रहता है, हमारी कई पीढ़ियां जुड़ी रहती हैं। ठीक है, उसी के हिसाब से हमारी संस्कृति विकसित होती है। जब हम अचानक से उसको छोड़ दें तो कहीं ना कहीं मन में शंका जन्म लेती है, और मन में शंका जब जन्म लेती है तो वो उसको व्यक्ति को तिल तिल करके मारती है। ठीक है, इनके साथ भी यही हुआ। ये जो रुद्रसेन द्वितीय थे, इनकी अकाल मृत्यु हो गई। जिस समय इनकी मृत्यु हुई थी उस समय इनके केवल 2 संतान थे जो बहुत छोटे छोटे थे। पहले संतान थे दिवाकर सेन और दूसरे संतान थे दामोदर सेन। ये बहुत छोटे थे। तब प्रभावती ने बहुत ही कुशलता पूर्वक अपने राज्य को जो है संभाला इन दोनों बालकों की संरक्षिका के रूप में, और इस काम में उनकी जो सहायता की थी इनके पिता चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने की। ठीक है, इससे क्या हुआ, जो गुप्त वंशी थे उनका प्रभाव वाकाटकों पर और बढ़ गया। ठीक है, देखिए भाग्य, अब इनको जब मुसीबत आती है तो मुसीबत बहुत चारों तरफ से आती है। अभी जो है रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हुई थी, प्रभावती के पति की मृत्यु हुई थी, लेकिन जैसी राज्य संभालने का समय आया इनके पुत्रों के द्वारा, उसी समय इनके पुत्र दिवाकर सेन की भी अकाल मृत्यु हो गई। ठीक है, अब जो दामोदर सेन थे इनके दूसरे पुत्र, इन्होंने शासन संभाला। दामोदर सेन ही प्रवरसेन द्वितीय के नाम से आगे विख्यात हुए। ये बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, लेकिन युद्ध से ज्यादा ये शांतिपूर्ण कार्यों में विश्वास रखते थे। स्वभाव से बहुत उच्च कोटि के कवि थे, और इन्होंने सेतुबंध नामक एक काव्य लिखा था। ठीक है, कवियों का बहुत सम्मान करते थे। ठीक है, देखिए
एक बात यहाँ पर आती है कि कई बुक में और कई कोचिंग में ऐसा बताया जाता है कि महाकवि कालिदास इन्हीं के आश्रय में रहा करते थे, लेकिन ये बात पूरी तरीके से सच नहीं है। कालिदास इनके आश्रय में कुछ समय तक रहे थे, ठीक है, इनके ही आश्रय में रहा करते थे ऐसा नहीं है, कुछ समय रहे थे। असल में जो कालिदास हैं ये चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य इनके 9 रत्नों में से एक थे, लेकिन प्रवर सेन द्वितीय के आग्रह पर कुछ समय के लिए उन्होंने कालिदास जी को इनके राज दरबार में भेजा था, ताकि ये भी जो है कालिदास का सानिध्य प्राप्त कर सकें। कालिदास इनके दरबार में कुछ समय रहे, उसके बाद लौटते समय वो सरगुजा के पहाड़ी जो रामगढ़ की पहाड़ी है वहां गए और उन्होंने संस्कृत साहित्य की अमर कृति मेघदूत की रचना वहीं पर रहकर की थी। ठीक है, दामोदर सेन के बाद इनके पुत्र नरेंद्र सेन ये शासक बने। ये बहुत ही कमजोर थे और भाग्य ने इनको बहुत बुरी तरीके से मारा था। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जब नरेंद्र सेन जब शासक बने उसी समय गुप्त वंशियों में जो स्कंदगुप्त थे वो अभी तुरंत ही राजा बने थे। ठीक है, गुप्त वंश के नए राजा बने थे और उनके राजा बनने के बाद जो गुप्त वंशों के अधीन जो भारत के और साम्राज्य हुआ करते थे उन्होंने क्या हुआ, गुप्त वंशियों की अधीनता मानने से इनकार कर दिया और विद्रोह कर दिया इनके खिलाफ, गुप्त वंशियों के खिलाफ। तो स्कंदगुप्त उस समय युद्ध में उलझ गए उन सभी से। ठीक है, और उसी समय एक राजा हुए थे पुष्यमित्र शुंग, इन्होंने तो सीधा सीधा आक्रमण कर दिया। तो स्कंदगुप्त सभी मोर्चे को एक साथ संभाल नहीं पा रहे थे और उनके बहुत सारे राज्य छूट रहे थे। तो मौके का फायदा उठा के ये जो नरेंद्र सेन है इन्होंने उनके मालवा वाले क्षेत्र पे अधिकार कर लिया। बाद में स्कंदगुप्त की स्थिति जब सुधरी, स्कंदगुप्त के जो पुत्र आए तब इन्होंने क्या किया, नरेंद्र सेन को से युद्ध किया, इनको पराजित किया और मालवा के पठार को छीन लिया। तो एक बार तो ये यहाँ बुरी तरीके से पराजित हुए और जिस समय ये कमजोर हुए गुप्त वंशियों ने जैसे इन पे आक्रमण किया था उसके तुरंत बाद जो नलवंशी शासक थे भवदंत वर्मन, इन्होंने इन पर आक्रमण कर दिया और इनको बहुत बुरी तरीके से परास्त करके, परास्त तो किया ही किया, लेकिन इनकी जो राजधानी थी नंदीवर्धन उसको भी पूरी तरीके से तहस नहस कर डाला। इस चीज को जो नरेंद्र सेन के पुत्र थे पृथ्वी सेन द्वितीय, इन्होंने देखा था। उन्होंने अपने पिता की दुर्दशा देखी थी और काफी खराब हालत देखे थे, है ना। तो इनके मन में कहीं ना कहीं बदले की भावना थी, ये निरंतर उसकी तैयारी करते रहे। फिर क्या हुआ, जब ये बड़े हुए, इन्होंने जब वाकाटकों का शासन संभाला तब इन्होंने नलवंशियों पे आक्रमण किया। लेकिन अभी नलवंशी में भी जो भवदंत वर्मन के पुत्र थे अर्थपति भट्टारक शासन संभाल रहे थे। तो जैसे जैसे भवदंत वर्मन ने उनके पिता के साथ किया था सेम ऐसे ही उन्होंने अर्थपति भट्टारक के साथ किया। इन्होंने नलवंशी शासक अर्थपति भट्टारक पे आक्रमण किया, उनको बहुत बुरी तरीके से पराजित किया और उनके राज्य पुष्करी को तहस नहस कर दिया। ठीक है, पुष्करी को बिल्कुल तहस नहस कर दिया। ठीक है, अच्छा, भवदंत वर्मन ने नरेंद्र सेन को पराजित किया था और नंदीवर्धन को नष्ट किया था, ये बात हमको पता चलती है रिद्धिपुर अभिलेख से। और पृथ्वी सेन द्वितीय ने अर्थपति भट्टारक को पराजित किया था और अपने पिता की पराजय का बदला लिया था, ये हमको पता चलता है केसरी बेड़ा अभिलेख से। इसी केसरी बेड़ा अभिलेख में ये बात लिखी है कि खोए हुए साम्राज्य को लौटाने वाला, ये जो खोए हुए साम्राज्य को लौटाने वाला लिखा गया है ये पृथ्वी सेन द्वितीय के लिए लिखा गया है, क्योंकि नलवंशियों ने जो इनके राज्य को छीना था इन्होंने उसको वापस अपने अधिकार में लिया और नलवंशियों के बहुत सारे क्षेत्र को भी अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, इसी पृथ्वी सेन द्वितीय का एक अभिलेख है बालाघाट अभिलेख। इस बालाघाट अभिलेख से हमको ये पता चलता है कि नरेंद्र सेन जो है कौशल और मैकल के अधिपति थे। इन्होंने अपना बालाघाट अभिलेख में अपने पिता नरेंद्र सेन को कौशल तथा मैकल का अधिपति बताया है। ठीक है, पृथ्वी सेन द्वितीय के बाद जो उनका नंदीवर्धन शाखा था वो समाप्त हो गया। ठीक है, ये अंतिम शासक थे।
वाकाटक वंश के नंदीवर्धन शाखा की। उसके बाद जो हरिसेन थे, ये वत्सगुल्म शाखा, मतलब कि आंध्र प्रदेश के एरिया के राजा थे। इन्होंने जो है छत्तीसगढ़ का शासन को जो है अपने अधीन ले लिया। और इनसे संबंधित एक महत्वपूर्ण बात है कि इनके एक मंत्री थे वराहदेव। इन्होंने अजंता अभिलेख लिखवाया था, अजंता गुफा की खुदाई करवाई थी, मतलब अजंता गुफा अभिलेख इन्होंने लिखवाया था। और ये अजंता गुफा अभिलेख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें वाकाटकों की वंशावली दी गई है। याद रखेंगे आप लोग। ठीक है। इसके अलावा इनके दो और अभिलेख हैं। एक तो मोहला ग्राम में इनका अभिलेख मिला है जो कि दुर्ग में है, मोहला ग्राम दुर्ग अभिलेख। इसमें हमको इनका जो ये पूरा इतिहास जो मैंने अभी आपको बताया इसकी जानकारी मिलती है, लेकिन अपूर्ण जानकारी है, पूरी जानकारी नहीं है। ठीक है, स्पष्ट जानकारी नहीं है, अस्पष्ट है। ठीक है। दूसरा इनका जो महत्वपूर्ण अभिलेख है वो प्रभावती का पूना अभिलेख है। प्रभावती का पूना अभिलेख से हमको पता चलता है कि वाकाटक गुप्त वंश के अधीन थे, वाकाटक गुप्त वंश के अधीन थे। कभी मेंस में जैसे प्रश्न आता है कि सिद्ध कीजिए कि जो वाकाटक हैं ये गुप्त वंश के अधीन थे, तो आप इस ताम्रपत्र का, जो प्रभावती का पूना ताम्रपत्र अभिलेख है, इसका उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है। और अजंता अभिलेख के बारे में मैं आपको बता ही चुका। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं गुप्त वंश के बारे में। ठीक है। तो गुप्त वंश के बारे में बताने से पहले इनके बारे में मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले पूरे भारतवर्ष को एक छत्र लाने का प्रयास किया था। ठीक है। पूरे भारतवर्ष की एक नींव रखी थी। ठीक है। एक घर बनाया था, लेकिन इस घर को चमन बनाने का काम, बगिया बनाने का काम, उपवन बनाने का काम जो किया था वो गुप्त सम्राटों ने किया था। ठीक है। पूरे भारतवर्ष को सुंदर, समृद्ध और वैभवशाली बनाने का काम गुप्त वंश ने किया था। इनके सबसे पहले जो राजा हैं वो चंद्रगुप्त प्रथम हैं। इनको इनका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इससे पहले दो और गुप्तवंशी राजाओं का नाम आता है, जिसमें स्कंदगुप्त और घटोत्कच का नाम जो है आता है, लेकिन वो एक साधारण राजा थे। जो इनके महाराजाधिराजा ने, जो बड़े राजा हुए, वास्तविक संस्थापक वो चंद्रगुप्त प्रथम थे। इन्होंने सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। उसके बाद जो इनके पुत्र हुए समुद्रगुप्त, जो इस वंश के सबसे प्रतापी शासक माने जाते हैं, और इनके शासन काल को पूरे भारत का स्वर्ण काल माना जाता है। सभी धर्म जो है चरमोत्कर्ष पर थे, समृद्धि अपार थी, और हर क्षेत्र में, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, कला साहित्य का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में भारत बहुत तेजी से उन्नति कर रहा था। इनके बारे में जो पूरी जानकारी मिलती है वो प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। ये प्रयाग प्रशस्ति बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में इस प्रयाग प्रशस्ति से हमको ये पता चलता है कि इन्होंने दक्षिण कौशल के राजा महेंद्र सेन को पराजित किया था। ठीक है। ये महेंद्र सेन वाकाटक वंश के माने जाते हैं। वाकाटक वंश के क्यों माने जाते हैं? क्योंकि इनके नाम के आगे सेन लगा हुआ है, और वाकाटक वंश के राजा थे, अपने आप को सेन कहा करते थे, इसीलिए ऐसा अंदाजा लगाया गया है कि ये महेंद्र सेन वाकाटक वंश के राजा थे। लेकिन बहुत सारे जो इतिहासकार हैं उनका मानना है कि ये महेंद्र सेन वाकाटक वंश के नहीं बल्कि सरबपुरी वंश के राजा थे। इसके पीछे तर्क ये है कि जो उस समय छत्तीसगढ़ का एरिया था, वहाँ एरिया में क्या होते थे, वाकाटक जो है अपने सामंत को बिठा देते थे, और इनके ज्यादातर जो सामंत थे वो सरबपुरी वंश के थे। तो महेंद्र सेन वाकाटक के सामंत के रूप में काम कर रहे थे, और उनके सामंत सरबपुरी वंश के थे। इसीलिए बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि ये जो है सरबपुरी वंश के हैं।
और ये थोड़ा ज़्यादा सत्य के करीब प्रतीत होता है, ठीक है। लेकिन जो भी हो, बस्तर के एरिया में जब समुद्रगुप्त पहुंचे तो इनका सामना व्याघ्रराज से हुआ और व्याघ्रराज ने भी इनकी अधीनता स्वीकार कर ली। ये व्याघ्रराज नल वंश के थे और महाकांतार यानी बस्तर के एरिया में इनका शासन था। तो ठीक है, दक्षिण कौशल में महेंद्र सेन ने इनकी अधीनता स्वीकार की और महाकांतार के क्षेत्र में नल वंशी शासक व्याघ्रराज ने जो है इनकी अधीनता स्वीकार की थी। इससे सिद्ध होता है पूरे छत्तीसगढ़ में इनका शासन था, ठीक है। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि समुद्रगुप्त के बहुत सारे जो सैनिक हैं वो महानदी के आसपास के क्षेत्र में ठहरे थे, राजिम के क्षेत्र में ठहरे थे जो गरियाबंद जिले में है। तो इसी गरियाबंद जिले में जो राजिम क्षेत्र है उसके पास एक कोपरा गांव है। कोपरा गांव में इनकी पत्नी रूपा देवी से संबंधित बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। समुद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र रामगुप्त, जिनको कांचगुप्त बोला जाता है, इनका शासन स्थापित हुआ और इनके बारे में ज्यादा वर्णन नहीं मिलता है। बहुत ही आप इनको कायर किस्म का इंसान समझ सकते हैं, ठीक है। रामगुप्त, इन्होंने तो जो गुप्त वंशी हैं उनकी पूरी नाक डुबो दी थी। फिर बाद में जो चंद्रगुप्त द्वितीय हुए, ये बहुत ही पराक्रमी, इस वंश की जो है शान थे, इनका शासन स्थापित हुआ। विक्रमादित्य की उपाधि इन्हीं को मिली थी और विक्रम संवत का, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि विक्रम संवत भी इन्हीं से संबंधित है, ठीक है। इन्हीं के दरबार में महान कवि कालिदास रहा करते थे, उनके 9 रत्नों में एक थे। इन्होंने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय से कराया था, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद इनके पुत्र कुमारगुप्त जो है शासक बने और कुमारगुप्त, इनके ऊपर पुष्यमित्र शुंग का आक्रमण हुआ था। कुमारगुप्त जिस समय शासक बने उस समय इनके साम्राज्य की पूरी स्थिति डावाडोल थी। जो सभी राजा हैं इन्होंने इनकी अधीनता मानने से इनकार कर दिया था, जिससे बहुत परेशान थे। उसी समय पुष्यमित्र शुंग ने इन पर आक्रमण किया। तो कुमारगुप्त का साथ देने के लिए इनके पुत्र स्कंदगुप्त भी युद्ध में शामिल थे, लेकिन युद्ध लंबा चला जिसमें कुमारगुप्त की मृत्यु हो गई युद्ध के दौरान ही। कुमारगुप्त की मृत्यु के बाद स्कंदगुप्त ने शासन संभाला और इन्होंने क्या किया, वाकाटक नरेंद्र सेन को जो है पराजित किया। मैंने बताया था कि ये जो नरेंद्र सेन है इन्होंने उनके मालवा वाले क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था और इसी के कारण इनको पराजय का जो है मुंह देखना पड़ा, ठीक है। इन्हीं स्कंदगुप्त ने फिर पुष्यमित्र शुंग को भी शांत किया और गुप्तों की स्थिति को काफी जो है मजबूती प्रदान की। यह हमको पूरी जानकारी पता चलती है मंदसौर अभिलेख से, ठीक है। उसके बाद स्कंदगुप्त के बाद उनके पुत्र भानुगुप्त जो है शासक बने। इनके बारे में खास बात यह है कि एरण अभिलेख, इनका एरण अभिलेख महत्वपूर्ण है। इस एरण अभिलेख में उनको सरबपुरी वंशीय राजा सरबराज की जानकारी प्राप्त होती है और उनके जो नाती थे गोपराज, उनके संबंध में भी जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में जो गुप्त काल के और जो महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं वो ये हैं। एक तो इनका जो दुर्ग जिले में एक बानभरत नाम का जगह है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। बानभरत दुर्ग में है, यहाँ एक गुप्त कालीन अत्यंत प्राचीन विष्णु का मंदिर प्राप्त हुआ है, जहाँ से बहुत सारे गुप्त कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं और एक मोक्षदायिनी कुंड भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। ऐसी मान्यता है कि पूरे विश्व में ये मोक्षदायिनी कुंड एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ गौ हत्या, जिसमें स्नान करने से गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिलती है, ठीक है। यहाँ से हमको 20 स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं, रोमन कालीन और गुप्त कालीन। इससे ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि गुप्तों का जो व्यापार है रोम तक फैला हुआ था। इसके अलावा हमको 9 अन्य सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, जिसमें से एक जो है कुमारगुप्त का है, एक कांचगुप्त का है और 7 स्कंदगुप्त के सिक्के हैं।
ठीक है, किसके किसके सिक्के हैं याद रखना जरूरी नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि 20 स्वर्ण सिक्के हमको प्राप्त हुए हैं और 9 अन्य सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा खैरताल रायपुर में हमको 54 सिक्के इस काल के प्राप्त हुए हैं, जिसमें महेंद्र द्वितीय अंकित है। ठीक है, महेंद्र द्वितीय अंकित सिक्के हमको कहाँ से प्राप्त हुए हैं? रायपुर के खैरताल से। ठीक है, इस प्रकार से वाकाटक वंश और गुप्त वंश आज कंप्लीट हुआ, और कल से हम जो छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय राजवंश थे, मतलब जो छत्तीसगढ़ में रह के शासन करते थे, उन राजवंशों के बारे में अध्ययन करेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।